क्या हो अगर किसी देश की सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। आज हम एक ऐसे ही साहसिक और सच कहें तो विवादास्पद विश्लेषण को समझने जा रहे हैं जो भारत और बांग्लादेश के समीकरण पर टिका है। ये सिर्फ नक्शों और सरहदों की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच की है जो इस पूरे क्षेत्र का भविष्य बदल सकती है। चलिए इसे समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण की नींव इसी एक लाइन पर टिकी है। भारत इस कमजोर चिकन नेक को ताकतवर बाघ के पंजों में बदलने की योजना बना रहा है। अब सुनने में ये सिर्फ एक कैची लाइन लग सकती है ना? पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये डिफेंसिव सोच से हटकर एक अग्रेसिव, प्रोएक्टिव रणनीति की तरफ एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। आइए देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो सबसे पहले ये चिकन नेक आखिर है क्या? ये समझने के लिए कि ये नई रणनीति इतनी रैडिकल क्यों मानी जा रही है, हमें पहले उस भूगोल को समझना होगा जो इस पूरी बहस के दिल में है। देखिए, इसका ऑफिशियल नाम तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, पर जरा सोचिए, जमीन की एक बिल्कुल पतली सी पट्टी जो भारत के मेन हिस्से को उसके 8 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों से जोड़ती है। ये इतनी ज्यादा संकरी है कि नक्शे पर एक मुर्गी की गर्दन जैसी दिखती है, और बस यहीं से इसका नाम पड़ गया चिकन नेक। और यहीं पर इसकी कमजोरी साफ नजर आती है। जहां ये सबसे ज्यादा पतला है, वहां इसकी चौड़ाई है सिर्फ 22 किलोमीटर। जी हां, सिर्फ 22 किलोमीटर। ये इतनी दूरी है जो शायद आधे घंटे की ड्राइव में पूरी हो जाए। ये एक बहुत ही खतरनाक चोक पॉइंट है। तो इसकी अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है? देखिए, भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंचने वाला हर सामान, हर सैनिक, हर सप्लाई, सब कुछ इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। एक तरफ नेपाल और बांग्लादेश हैं, और थोड़ी ही दूरी पर चीन की चुंबी घाटी। जरा सी भी गड़बड़ हुई तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट बाकी देश से कट सकता है। तो सवाल यह है कि जब ये कमजोरी इतनी पुरानी और जानी पहचानी है, तो अचानक से इस नई आक्रामक सोच की जरूरत क्यों आन पड़ी? इस एनालिसिस के मुताबिक इसकी वजह ठीक पड़ोस में है, बांग्लादेश के अंदर पनप रही अस्थिरता। ये एनालिसिस इशारा करता है कि प्रधानमंत्री के जाने के बाद वहां एक पावर वैक्यूम बन गया है। इसमें दावा किया गया है कि वहां अल्पसंख्यक समुदायों और मंदिरों पर हमले बढ़ रहे हैं, भारत विरोधी भावनाएं तेज हो रही हैं और कुछ कट्टरपंथी समूहों को बाहर से मदद मिल रही है। तो बांग्लादेश के इन्हीं कथित हालातों को देखते हुए ये एनालिसिस एक बहुत ही सीधा मिलिट्री सोल्यूशन सामने रखता है। ये रणनीति रिंग फेंसिंग से शुरू होती है और पिंसर मूवमेंट तक जाती है। इस प्लान का पहला कदम है रिंग फेंसिंग, मतलब एक तरह का सुरक्षा घेरा बनाना। और इसके लिए 4 जगहों पर नए मिलिट्री बेस बनाने की बात कही गई है। बिहार में किशनगंज, पश्चिम बंगाल में चोपड़ा, असम में बामुनी और मिजोरम में पारवा। ये चारों मिलकर एक ऐसा घेरा बनाएंगे जो नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश से आने वाले किसी भी खतरे से पूरी तरह सुरक्षित कर देगा। अब रिंग फेंसिंग के बाद आता है एक और भी बड़ा कदम, एक पिंसर मूवमेंट। पिंसर यानी जैसे केकड़े का पंजा होता है ना, जो 2 तरफ से पकड़ता है, बिल्कुल वैसा ही एक हमला। एक तरफ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सेना रंगपुर डिवीजन पर कब्जा करेगी, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ मिजोरम और त्रिपुरा से सेना फेनी इलाके को अपने कंट्रोल में लेगी। और इस स्लाइड से पता चलता है कि इस पूरी सोच के पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए, यह एनालिसिस कहता है कि जैसे भारत का 22 किलोमीटर का चिकन नेक उसकी कमजोरी है, ठीक वैसी ही कमजोरियां बांग्लादेश में भी हैं। एक 80 किलोमीटर चौड़ा रंगपुर डिवीजन और दूसरा सिर्फ 17 से 28 किलोमीटर चौड़ा फेनी इलाका, मतलब अपनी कमजोरी को सामने वाले की कमजोरी से काटने की रणनीति। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ चिकन नेक को बचाने तक ही सीमित नहीं है। इस एनालिसिस का एक और भी बड़ा और भी एम्बिशियस गोल है, और वो जुड़ा है बांग्लादेश के एक बहुत ही अहम इलाके से, चटगांव हिल ट्रैक्ट्स। चटगांव हिल ट्रैक्ट्स, जिसे CHTB कहते हैं, कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। ये 13,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है। सोचिए, ये पूरे बांग्लादेश का लगभग 10% हिस्सा है। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक लिहाज से एक बेहद जरूरी इलाका है। इस एनालिसिस में CHT की आबादी पर भी खास जोर दिया गया है। इसके मुताबिक 1947 में यहां की 98% आबादी गैर मुस्लिम थी, और आज ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 50% के आसपास रह गया है। ये एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट है। तो ये एनालिसिस अपने तर्क को सही ठहराने के लिए इतिहास का भी हवाला देता है। इसके मुताबिक 1947 में जब देश का बंटवारा हो रहा था, तब इस इलाके की 97-98% आबादी गैर मुस्लिम थी और उन्होंने भारत का झंडा फहराया था, लेकिन फिर भी इसे पाकिस्तान को दे दिया गया। एनालिसिस का दावा है कि इसके बाद यहां बंगाली लोग आकर बसने लगे और आज के हालात में वहां के मूल निवासी खतरे में हैं।
तो आखिर इस सबका मकसद क्या है? एनालिसिस के मुताबिक सीएचटी पर कंट्रोल करने से भारत को कई फायदे होंगे। सबसे पहला, बंगाल की खाड़ी और चटगांव पोर्ट तक सीधी पहुंच। दूसरा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता हमेशा के लिए खत्म। तीसरा, चीन के बढ़ते असर के खिलाफ एक मजबूत बफर। चौथा, लकड़ी और खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच। और हाँ, इसे वहां के मूल निवासियों की सुरक्षा के एक तरीके के तौर पर भी पेश किया गया। अब इस पूरी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बाद ये एनालिसिस एक आखिरी और शायद सबसे विवादास्पद पहलू सामने रखता है, न्याय का सवाल। यानी ये पूरी कार्रवाई सिर्फ जमीन या बंदरगाह हासिल करने के लिए नहीं है। इस एनालिसिस के हिसाब से ये ऐतिहासिक न्याय करने जैसा है। 1947 के फैसले को पलटना और एक ऐसी गलती को सुधारना जिसे ये एक ऐतिहासिक भूल मानता है। और यहीं पर यह पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल यह है कि कोई भी देश अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स यानी सामरिक हितों और हिस्टोरिकल क्लेम्स यानी ऐतिहासिक दावों के बीच में तालमेल कैसे बिठाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है।